नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। पिछले दिनों हमारी मुलाकात इत्तेफाकन जॉय सर से हुई, जो एक फ़ंक्शन अटेंड करने के लिए चेन्नई से अंडमान आए हुए थे। बातों बातों में उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, जो इलीगल एक्टिविटीज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रही है। उन्हीं को लेकर हमने एक एपिसोड बनाया था, जो हमने लास्ट वीक टेलीकास्ट किया था। उस एपिसोड में हमें जॉय सर ने यह बताया कि किस वजह से उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया और उनको जॉब छोड़ना पड़ा, और बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे बात की। हमारे इस एपिसोड को देखकर बहुत सारे दर्शकों ने हमसे कांटेक्ट किया। कमेंट्स में भी हमसे कई लोगों ने यह बोला है कि जॉय सर ने जितने भी बातें कही वो लगभग सब कुछ सही है, लेकिन कई सारे सवाल उनके जहन में थे कि क्यों इन बातों को कहने के लिए उनको इतना समय लगा। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब वो पूछ रहे थे। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने डायरेक्ट जॉय सर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हीं से इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। जॉय सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। सर, आपने जो इंटरव्यू हमें दिया था, अंडमान आज तक को जो इंटरव्यू आपने दिया था, यह जी काफ़ी अच्छा हुआ। इसमें काफ़ी सारे व्यूअर्स आए और इसी में कई सारे सवाल भी उठकर आए सर। तो मैं जी। आपसे दोबारा मिलने की चाहत इसीलिए हुई कि ताकि जो प्रश्न इस समय उठ रही है, जो आपका वीडियो देखकर कई लोग मुझसे पर्सनली फोन करके पूछे, और कई लोग जो है कमेंट्स में भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका कुछ सवालों का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। तो क्या आप जरूर तैयार हैं जरूर सर? जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं बिल्कुल सच सच मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। सर, जब ये वीडियो हमने अपलोड किया उसके बाद सबसे पहला सवाल यह उठा कि जॉय सर ने जो भी कहा, बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सारे बातें हमें जानकारी में आई, बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली, लेकिन जॉय सर ने इतना लेट क्यों किया? सबसे पहला सवाल यही था सर, कि आपने इतना लेट क्यों बताया? हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, क्योंकि 2010 में जब मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि मुझे अंदर की कोई बात नहीं पता था कि किसकी इनवैलिड डिग्री है, कहाँ पे गड़बड़ी हुआ, डिपार्टमेंट की क्या लैप्सेस है, इसको मैं नहीं जानता था। जब कोर्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया, तभी मुझे ये बात पता चला। और जब कोर्ट के कहने के आधार पर मैंने जब कई रिप्रेजेंटेशन भी दिए, चीफ सेक्रेटरी को दिए थे, 3 बार मैंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन सब बेकार गया। तब तक कई साल निकल गए। अब उसके बाद मैं सिर्फ डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करता रहा है कि डिपार्टमेंट कोई अच्छा एक्शन लेंगे। और मैं देखिए, इसके पीछे जो अंटा ने जो प्रयास किया, वो तब से जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें प्रयास कर रहा है। ना तो हमारे एनजीओ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, वो भी ना टीचिंग कम्युनिटी के लिए जो है, वो भी इसके लिए वो तो उनका सपोर्ट कर रहा है बल्कि। जबकि अंटा काफी कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसकी एक हद है। वो वहीं पर रह के करते हैं, वो अपना जो प्रयास तो वो जारी रखते हैं। तो मैं इसीलिए इतना वेट कर रहा था कि चलो डिपार्टमेंट कुछ तो करेंगे इसके लिए। और फिर मजबूरी से जब उन्होंने कुछ नहीं कर किया। और देखिए, एक बात यह है कि अगर मैं अगर कैट में जाता, तो कैट में अगर मैं जीत जाता, तो उन लोग जो है हाई कोर्ट में फाइल कर दे। अगर मैं हाई कोर्ट से भी जीत जाता, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते। तब तक तो मेरा 2 जिंदगी भी कम पड़ जाएगा उसके लिए। और डिपार्टमेंट को तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। वो ना तो डायरेक्टर का पैसा जाता है, ना सेक्रेटरी या किसी का भी नहीं जाता है। वो जस्ट एक अप्रूवल ले लेंगे, पुटअप फाइल पुटअप करके, और वो फाइल ऊपर के कोर्ट में जो है अपील करेंगे। और मेरा तो पैसा भी अपना पैसा जाएगा, डिपार्टमेंट का तो अपना पैसा नहीं जाता। वो गरीबों का पैसा से केस लड़ेंगे वो। और मुझे जो मिलना है, वो मेरा पैसा का बर्बादी, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसीलिए मेरी इतनी लेट हुई। और मैं मुझे काफी लेट से जो है ये पता चला कि हमारे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा मैं अपनी आवाज को
हायर अथॉरिटी तक पहुंचा सकूं या जनता तक पहुंचा सकूं, जिससे कि मुझे मेरे वीआरएस के बाद भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कुछ भला कर सकूं। सर, बातों बातों में आपने मेरा दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब दे ही दिया है कि आपने कोर्ट क्यों नहीं किया। इसका भी जवाब आपने बिल्कुल साथ ही साथ दे दिया है। तो सर, बिल्कुल। अ, जैसे कि आपने एंटा का बात कही, तो आपने एंटा से किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया सर? क्या उनके सामने आपने अपनी बात को नहीं रखा? नहीं, मैं जो जब तक मैं डिपार्टमेंट में था तो मुझे उनके द्वारा जो भी इनिशिएट लिया जा रहा था उसका खबर मिलता था, लेकिन वो एक्टिवली उसके लिए कुछ नहीं उठाया गया, या फिर मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जो है अपना इसी जो इनवैलिड डिग्री या फिर जो प्रोसीजर लैप्सेस है उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन मुझे कोई फ्रूटफुल उसमें रिजल्ट जो है नहीं दिखाई दिया। सर अब वो आप। क्या वजह है, अब वो उसका रीजन क्या है ये नहीं मैं बता सकता, क्योंकि उनका भी एक दायरा होता है। अगर वो बहुत स्ट्रांगली अपोज करेंगे तो जो भी अंटा वाले हैं या जो इनके लिए लड़ेंगे डिपार्टमेंट में रह के, उनको वो उठा करके कहीं उनसे बदला लेने की जो उनकी जो मेंटेलिटी है ये रिफ्लेक्ट होता है। और उसका मैं एक ताजा एग्जांपल भी आपको दूंगा। एक बार की जनरल ट्रांसफर में एक जब एक ऑर्डर इश्यू हुआ, तब उस समय मैंने वहां के एक उस समय के एक डायरेक्टर से पूछा, सर इसमें तो रिवेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तब उन्होंने कहा, देखो ये जो हमारी एक अ, हमारा एक अधिकार हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, हम अपनी जो है डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं उसको, वो उसमें आता है। एक ट्रांसफर पॉलिसी तो एक साइड है, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके ये लोग रिवेंज भी निकालते सर, जिस 2 साल के डिग्री के बारे में आपने जो बताया था, जिसके वजह से जो इनवैलिड डिग्री होल्डर्स जो हैं, उनका हैं। जी हाँ। सुनने में आया है कि उनका जो प्रमोशन की जो तैयारी प्रिंसिपल के लिए हो रही है, वो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है सर। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे बाकी टीचरों को कि इस तरह का जो गैर कानूनी काम एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है उसको कैसे रोकेंगे? बाकी टीचरों को जो जो वैलिड डिग्री रखा हुआ है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि मुझे ये सुनने में मिला है कुछ रिलेवेबल सोर्स से कि डिपार्टमेंट इस समय बहुत जोर से लगा हुआ है। अब वो मिनिस्ट्री को दिखाने के लिए है या फिर डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी को दिखाने के लिए है, किसी भी तरह इन लोग जो एफआर जो हमारे जो आरआर में जो गड़बड़ी था उसको उसको लीपापोती करके उसको अप्रूवल कराना चाहता है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था कि कुछ लोग जो है दिल्ली में हैं, जो इस पूरे पूरे अपनी जो भी प्रयास है वो उसमें लगा हुआ है कि उसको किसी तरह अप्रूव कराए और इमीडिएटली जो है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का पोस्टिंग कराए। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, उस मेरे जो पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। इनवैलिड डिग्री जब एक बार कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 1985 के बाद जिन लोगों ने 2 ईयर डिग्री लिया है और जिनका ब्रिज कोर्स नहीं है, वो उनका पीजी डिग्री वैलिड होगा। ये बात देखिए मैं यहाँ पे और साफ कर देना चाहता हूँ। किसी को कोई आ, मैंने मेरे जो लास्ट इंटरव्यू से मुझे भी कुछ रिएक्शन मिला है कि कुछ लोगों ने एक 5% या 2% लोगों ने मुझे भी गाली दिया है, लेकिन 98% लोगों ने मुझे जो है कहा कि चलो एक कम से कम अच्छा काम किया था कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की कुछ क्वालिटी बढ़े। ठीक है, तो उसमें क्वालिटी का जब नहीं, मैं अपने मुद्दे से आपने के जो सवाल है उससे मैं दूर जा रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे पॉइंट करता हूँ। तो जो भी डिग्री वैलिड डिग्री होल्डर्स है, यानी कि जिसने 1985 के बाद 3 साल की डिग्री लिया है और वो काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि जिसके भी 2 साल डिग्री है, यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने 2 साल डिग्री किया और उनका अपॉइंटमेंट हो गया वो बिल्कुल लीगल है। इलीगल तो वहां होता है, इनवैलिड तो वहां होता है जिन्होंने 2 साल की डिग्री के बेस में डिग्री पीजी डिग्री किया। ये देखिए उस समय जो कोर्ट में एफिडेविट मांगा गया था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने किसी भी 2 ईयर डिग्री होल्डर्स को पीजी में एडमिशन नहीं दिया है। या तो उस कैंडिडेट ने कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया होगा
जो कि 25 साल पुराना है, जिस जो कि डाटा हमारे पास नहीं है। डिपार्टमेंट को कहा है कि आप उनसे मांगिए कि आपने क्या जमा किया था अपना पीजी करने के लिए। 2 साल की डिग्री यहाँ पे इनवैलिड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो जीटीटी आज काम कर रहे हैं उनका डिग्री वैलिड है। डिग्री तो इनवैलिड वहां बनता है जब उन्होंने 2 साल की डिग्री के बेस में पीजी किया और वो पीजीटी के पोस्ट में है, वो इनवैलिड है। 2 साल की डिग्री इनवैलिड नहीं बोल सकते। अगर वो ग्रेजुएशन 2 साल किए हैं और वो जीटीटी बन गए हैं, वो डिग्री इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड तो तब होता है जब वो 2 साल की डिग्री को लेकर के पीजी करते हैं। 2 साल 1985 के बाद लिया हुआ डिग्री है, 2 साल है, बिना ब्रिज कोर्स के अगर वो पीजी किए हैं तो वो इनवैलिड है। वो यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने अपने एफिडेविट में कोर्ट में कहा है कि उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को जिनका 2 साल का डिग्री है, उन्होंने उनको पीजी में एडमिशन नहीं दिया है। अगर दिया भी है तो उन्होंने वो कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया होगा। अब डिपार्टमेंट का ड्यूटी, डिपार्टमेंट से कहा है कि वो आप मांगे डिपार्टमेंट को कैंडिडेट से, आप पता लगाएं कि किसने ऐसा किया है। 2 साल के डिग्री कौन कौन है, उन्होंने ब्रिज कोर्स किया या नहीं किया। अगर वो आज पीजीटी या उसे हायर पोस्ट में है तो उनसे आप पूछिए कि वो क्या जमा किया था। आज भी डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उन टीचर से पूछें, अगर 1985 के बाद आपने 2 साल डिग्री किया है, अगर आप पीजी किए हैं तो क्या डिपार्टमेंट को क्या सबमिट किया था यूनिवर्सिटी को, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा करके अपना डिग्री को वैलिड कराइए। वरना हमारे जो एफआरएसआर के नियम से कोई भी गलत कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी पद में नहीं रह सकता, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, भले ही रिटायरमेंट के एक दिन पहले। हाँ, ये बोलिए। डिग्री कोर्स के बारे में जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनवैलिड डिग्री है और इस वजह से हम उनको निकाल तो नहीं सकते क्योंकि उनका टीचिंग इतना साल का हो गया है। अब वो अगर उनको हम निकाल देंगे, उनके जो है जीवन शैली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और गुजारा बत्ता में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम्म आप लोगों ने उसके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर केस क्यों नहीं किया कि उनको निकालिए मत। उनको आप ये बोलना था कि उनका जो प्रमोशन है वो प्रमोशन को आप रोक के रखिए, नौकरी से निकालने के लिए आप लोग तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 सही सवाल किया आपने। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ऑनरेबल हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में क्लियरली कहा है कि 2 गलत लोगों के अंदर आने की वजह से 2 सही लोग बाहर हो गए हैं। वो अपना जो है अधिकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्रेजेंट करो, और मैंने रिप्रेजेंट किया बस। लेकिन वो तो कोई मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ। डिपार्टमेंट कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार जो है उसी पे अपने ही डिसीजन को सही मान करके चल रहे थे। लेकिन अब उनके साथ क्या करना है नहीं करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं था। मैं पर्सनल इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता। ये तो यूनियन को करना चाहिए था, हमारे अंडमान निकोबार के एनजीओ और अंटा को ये चीज करना चाहिए था। अब अंटा ने इसके लिए क्या किया है नहीं किया, ये मुझे नहीं पता है उतना डेप्थ में कि क्या अंटा एज ए यूनियन अंटा उसके लिए क्या किया है, या इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया है या नहीं किया। मैं अकेला ये मामला तो आगे तक नहीं ले जा सकता। मैं अपने इसके लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन उनके साथ क्या होना है वो नहीं मैं कर सकता। कोर्ट ने भी यही कहा था कि उनको उनका एक्सपीरियंस, लेकिन ये भी तो मेरे ख्याल से उतना सुटेबल नहीं लग रहा है कि कोर्ट ने जो है कुछ सोच करके ही दिया होगा कि इनका जो पुराने जो एक्सपीरियंस है उसको एक ब्रीज कोर्स के इक्वलेंट माना जाए। ये तो कहाँ तक जस्टिफाई है ये मुझे नहीं लगता। तो यही रीजन है कि मैं उनके मामले में नहीं आया, उनको मैं पॉइंट आउट नहीं किया। मैं तो अपना हक मांग रहा था। सर अगर अब भी आप आपके जानकारी में होगा शायद, अब भी बहुत सारे 2 साल के डिग्री कोर्स किए वाले अभी भी टीचर्स वहां पे मौजूद है जो अभी प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हकदार अपने आप को बता रहे हैं। अगर बिल्कुल इनको भी वैसे ही अगर प्रमोशन दे दिया जाता है जैसे आपके समय में दिया था, तो इससे जो टीचिंग स्टाफ है जो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए सही हकदार है उनके ऊपर कैसा प्रभाव होगा सर? बिल्कुल बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं आपको एक ताजा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इतने साल तक 4 साल से ज्यादा मैं वहां पे सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कराया। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम 9th एंड 11th का और 10th एंड 12th का प्री बोर्ड एग्जाम कराया। उसमें मेरा काफी एक्सपीरियंस जो है काफी बुरा रहा हुआ, क्योंकि उस समय हमारे इनवैलिड इन डिग्री होल्डर्स
और एक समय था जब स्कूल में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो या यूनिट टेस्ट हो या फिर कोई भी टेस्ट हो, इसमें प्रिंसिपल के बिना अप्रूवल का कोई भी क्वेश्चन पेपर क्लास में टेस्ट नहीं लिया जाता था। और इस ये आज कोई भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट स्कूल्स में, कोई भी स्कूल में आज ये नहीं हो रहा है। वो क्योंकि मेरे पास उसका ताजा बिल्कुल एकदम एक एग्जाम्पल है। जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता था उसमें से काफी मिस्टेक्स मिलते थे। गलती से मैं एक 6 सेट आता था तो एक सेट मैंने जो सबसे अच्छा समझ करके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सीक्रेट होता है, उसको सबके सब डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, भेजा। अब जिस टीचर ने उस बनाया, अब उसको सही मान करके भेज दिया, लेकिन क्या हुआ, आधे घंटे के बाद स्कूल से क्वेश्चन आया, बच्चे ने पूछा सर इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, मैं जो टिक करने के लिए, तो उसमें से एक भी सही आंसर नहीं था। तुरंत मैंने उस टीचर को बुलाया, कहा, एक दिन तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। खैर मैंने तो उसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि स्कूल में हेड सही ना होने के कारण, जो इनवैलिड डिग्री होल्डर सही है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की यानी कि उनकी इस तरह क्वेश्चन पेपर को बिना अप्रूवल करके देने का एक रीजन है, जिससे कि हमारे क्वालिटी एजुकेशन में काफी फर्क पड़ रहा है। अब सवाल ये रहा है कि 2 साल की डिग्री और 3 साल की डिग्री को प्रमोशन देने की। देखिए, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 2 साल इनवैलिड डिग्री है और उनको विदाउट ब्रिज कोर्स वो पीजी नहीं कर सकते। और यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर कर दिया है कि उन्होंने किसी भी 3 इयर्स 2 इयर्स को पीजी में एडमिशन नहीं दिया है विदाउट एविडेंस के या दूसरा विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के। तो इस केस में डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो 2 साल की डिग्री वालों को सीधी सी एक नोटिस दे 2 सेंटेंस में कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के हिसाब से 2 साल की डिग्री इनवैलिड है 1985 के बाद। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि आप 3 साल उसको 3 साल का इक्विवेलेंट करते हैं और आपने पीजी किया, उसको वैलिड बताइए, नहीं तो हम प्रमोशन में आपका नाम प्रपोज नहीं करेंगे। और 3 साल की डिग्री, अब देखिए जो 15 इनवैलिड डिग्री होल्डर्स की वजह से 450 वैलिड डिग्री होल्डर्स का लाइफ को इन लोग ये कर रहे हैं। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो खुशी से काम नहीं कर रहे हैं। ये भी क्वालिटी एजुकेशन का है। आप घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उनको वो घोड़ा पानी पीना नहीं पीना घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखिए, कल ही या अभी रिसेंटली सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक मीटिंग बुलाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सारे टीचर्स को, कि उनका जो प्री बोर्ड का रिजल्ट कैसा है उस बेस में, लेकिन उस रिजल्ट का इफेक्ट, उस रिजल्ट को लेकर के आगे का बोर्ड की तैयारी के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को सुधारने के बजाय इस तरह की 2 इयर्स डिग्री होल्डर्स को प्रमोशन देने के लिए लगा हुआ है। अब वो सीधी बात मैंने जैसा कहा, आप सिर्फ डिपार्टमेंट 2 सेंटेंस लिख करके इन सारे इनवैलिड डिग्री होल्डर्स को दे दें कि आपकी डिग्री इनवैलिड है, मैं आपको प्रमोशन के लिए प्रपोज नहीं कर सकता, बस बोल करके 3 इयर्स डिग्री वालों, बिल्कुल 2 महीने के अंदर अगर प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल का पोस्टिंग नहीं हुआ तो फिर आप देखिएगा यूपीएससी खुद उसको अप्रूव कर देंगे। सर एक बात जानना चाहूंगा, आपके जानकारी में अभी ऐसे कितने टीचर होंगे जो ये 2 साल के डिग्री कोर्स करके बैठे हुए हैं? अगर उनका प्रमोशन होता है तो बाकी लोगों को अफेक्ट होगा, तो कितने टीचर्स को अफेक्ट हो सकता है अगर ये टीचर्स अगर प्रिंसिपल के पोस्ट में जाता है तो? देखिए, ऑलरेडी 7-8 जो है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से ही इनवैलिड डिग्री वाले बैठे हैं, जो अच्छा कई जी। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छा जी। अब आप उन्हीं लोगों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्कूल का क्वालिटी क्या होगा। जी जी। ठीक है, क्योंकि इनवैलिड डिग्री का मतलब होता है कि नो डिग्री। जब आपके पास आपने किसी डिग्री में ज्वाइन किया और वो कंप्लीट इनवैलिड डिग्री है, तो वो डिग्री तो डिग्री नहीं माना जाएगा। और डिपार्टमेंट ने उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उनको ना कोई नोटिस दिया ना कोई क्वेश्चन किया, वो चल रहे हैं अपने इसमें। अब देखिए, मेरे ख्याल से 15 से 20 लोग होंगे जो हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए बैठे हैं जो इनवैलिड डिग्री है, और 450 के आसपास है जो वैलिड डिग्री होल्डर्स। अब आप बताइए, 14 साल से पीजीटी का प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल में नहीं हो रहा है, और उसका रीजन क्या है? डिपार्टमेंट के प्रोसीजरल लैप्सेस। अब किसकी गलती है? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से स्कूल में हजारों बच्चों का
जो लाइफ है वो इस तरह हो गया। उनका जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, उनको हेड नहीं है। हेड नहीं होने की वजह से टीचर्स की लापरवाही हो रही है। यानी कि मैंने जो बताया क्वालिटी में कमी आ रहा है, क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अपनी मर्जी से बना करके दे रहे हैं, उनमें कोई किसी तरह का अप्रूवल नहीं हो रहा है। अप्रूवल हो रहा है तो आंख बंद करके हो रहा है। हमारे टाइम में तो ऐसे 4 बार क्वेश्चन पेपर वापस करते थे, या मार्किंग गलत है या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सब वापस करते थे, दोबारा बना करके देते थे। तब जाके टीचर 10 बार सोचता है कि मेरे बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर में कोई गलती है या नहीं। आप उस तरह का क्वेश्चन पेपर जब आएंगे 100% वो परफेक्ट होता है। वो प्रैक्टिस आज अंडमान निकोबार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर होगा तो भी वो आंख बंद करके अप्रूव कर देते हैं उसको। अगर आप निकाल के देखेंगे उसके अंदर 50 तरह की गलती मिलेगी। सर एक बात और जानना चाहूंगा, यहाँ पे जो टीचर्स के जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर जी भी हाँ। काफी चिंताएं हैं टीचर्स में। क्या होता है कि अगर पति किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है और पत्नी टीचर है, या पति टीचर है या पत्नी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो ये दोनों को जो है एक साथ ट्रांसफर हो जाता है, वो भी अलग अलग आइलैंड में या अलग अलग जगह पर, जिससे उनके जो जी बच्चे हैं उनके बच्चे सफर करते हैं और पढ़ाई में उनका जो प्रॉब्लम होता है वो अलग। तो अगर मेरे पास एक केस ऐसा आया हुआ था जिसमें एक स्कूल के टीचर, उनका हस्बैंड का जो है ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है दूसरे आइलैंड में, और जी मैडम को भी जो उठाकर जो है दूसरे आइलैंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आप बताइए कि बिल्कुल। इनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाए, वो किसके पास रहें? तो इस तरह का ट्रांसफर पॉलिसी, इस तरह का ट्रांसफर कौन करवाता है सर वहां पे, या कौन करता है वहां पे? हाँ बिल्कुल, आपका जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में आपने जो सवाल किया, जो मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सही है। जब पॉलिसी नहीं था उस समय ये देखा जाता था कि हस्बैंड कहाँ पे काम कर रहा है, वाइफ कहाँ पे काम कर रहा है, दोनों को एक साथ कर दिया जाता था। बच्चों के लाइफ को भी देखते थे, बच्चों के एजुकेशन को भी देखते थे, सब देखते थे। लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पॉलिसी है, तो उस ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से इंडिविजुअली जब लोग अप्लाई करते हैं, बाहर में लोग 20 साल 25 साल काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं रहेंगे। पॉलिसी का कोई मायने नहीं, जबकि पॉलिसी में लिखा हुआ है इतने जगह में, जोन 1 में इतने साल, 2 में इतने साल, 3 में इतने साल। लेकिन उसको नहीं देखते हैं, सिर्फ वो पोर्ट ब्लेयर के जोन 5 और 6 को देखते हैं। 5 और 6 में सीनियोरिटी के हिसाब से उनको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। बाहर में लोग 20 साल रहे, 25 साल रहे हैं, वो नहीं पूछते हैं डिपार्टमेंट। ये यहाँ पे पॉलिसी का भी वायलेशन कर रहे हैं इन लोगों ने, जबकि पॉलिसी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हर जोन में कितने साल रहना है। लेकिन यहाँ सिर्फ पोर्टबेयर वालों के लिए। तो मैंने बीच में सुना था कि अंटा इसके लिए कुछ फाइट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसको कुछ इसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। यानी कि जब जोन डिवाइड किया हुआ है, साल फिक्स किया हुआ है, तो ड्यूरेशन फिक्स किया हुआ है, तो उस हिसाब में रोटेट करना चाहिए ताकि सफरर जो है हमेशा सफरर ही ना रहे। यानी कि पोर्ट ब्लेयर में जो लोग रहते हैं वही हमेशा बाहर क्यों जाए? बाहर वाले अपना घर वहां पे एंजॉय करते, और जो लोग बाहर में 20 साल रहने के बाद सीधा पोर्ट ब्लेयर ही क्यों ले आते हैं उनको? क्या उनको उनके लिए जोन 1 2 3 4 वो सब कोई मायने नहीं रखता? तो इससे जो है पेरेंट्स को दोनों जगह में जब लोग कर देते हैं तो बच्चों का एजुकेशन सफर होता है, और डिपार्टमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं बच्चों के एजुकेशन से। या खाली पेपर में है कि हम उनको जो है पेरेंट्स को अच्छा एक पेरेंट को लेके आ जाते हैं, बेटा है तो मम्मी को ले आता है, या पापा को ले आता है, बेटी है तो कोई एक को जो उस दायरे में आता है उनको ले आता है। थोड़ा भी मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। सर इसमें मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर। मेरी जानकारी बिल्कुल। में जो मिली है, जो खबर मिली है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वहीं पे जो है जो टीचर्स अपॉइंट करके रखे हुए हैं वो लगभग 15-20 सालों से एक ही जगह पे है, जो ट्रांसफर का भी काम देखता है, जो लीगल सेल में बैठे हुए हैं, और कई तरह के, मतलब यहाँ तक कि उनसे आप अगर प्यून और चपरासी का काम भी करवा दे तो वो कर लेते हैं। मस्काबाजी जो बिल्कुल। कर रहे हैं उनको वहां पे रखा हुआ है, और बाकी जो इनके मतलब बहकावे में नहीं आता या इनका जो बात नहीं सुनता है, इनको उठाकर दूर दराज के क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है। तो क्या ट्रांसफर पॉलिसी केवल उनके लिए है जो जो टीचर्स लगभग 15-20 सालों से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में क्लर्क बनकर बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात जो आपने कहा कि उनको अपॉइंटमेंट करके रखे हैं, उनको वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं किया हुआ है। सॉरी, मैं अपॉइंटमेंट नहीं आपको, किया है, वो उनको वहां ले हाँ ले आया गया है। हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि पूरे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या कोई भी डीओ, जो डीओ ऑफिस में किसी को भी ऑफिशियली वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। जी वो जी। किसी दूसरे स्कूल में का उनका नाम है, और वो उनको यहाँ पे बैठा के रखते हैं। अभी उनको यहाँ बैठा के रखने का मतलब, ये डायरेक्टरेट वाले सोचते हैं कि जो भी है, डायरेक्टर हो या डेप्यूटी डायरेक्टर हो या जो भी वहां पे बैठते हैं, उन लोग सोचते हैं कि इनसे काम होगा क्या। इतना इतना बड़ा इंसल्ट क्लरिकल डिपार्टमेंट का ये लोग क्यों कर रहे हैं। हमारे पास एलजीसी से लेकर के डिप्टी सेक्रेटरी तक है, तो इनका जो काम है वो इन टीचर्स से कराते हैं, और वो बड़ी खुशी खुशी आकर के दो फाइल पुटअप करते हैं और दिन भर में वो अपना निकल जाते हैं। और इनका, अब उसका पीछे क्या रहस्य है ये तो मुझे नहीं पता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति को ही क्यों बैठा के रखते हैं, ये मेरे तो पास वो सर जाने। ऐसा और ऐसा जो है 15-20 टीचर्स का लिस्ट है, जो मैं अगले एपिसोड में जरूर दिखाऊंगा। उनके नाम के साथ मैं बताऊंगा कि वो कितने साल से वहां पर बैठे हुए हैं। एक बात और बताना चाहूंगा सर, जहां तक सेक्रेटरी एजुकेशन है, ये काफी पॉजिटिव लग रही है और काम कर रही है। लेकिन जहां बिल्कुल तक मुझे लग रहा है, सेक्रेटरी से नीचे के जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम्म, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये जो जो ट्रांसफर पॉलिसी हो गया और एजुकेशन का जो खस्ता हाल है, उसका जिम्मेदार ये ऑफिसर्स हैं, मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल 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 एकदम 100% आपने 100 आपने सही कहा है, क्योंकि कल सेक्रेटरी मैडम ने एक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे अंडमान निकोबार के स्कूल के हेड से कांटेक्ट हुआ किया, टीचर से मिला, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ चीजों को छुपाया हुआ है, शायद आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये उन तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैडम ने सीधे सीधे रिजल्ट को लेकर के बात किया। अब आप सोच कर देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 12th में पढ़ाने वाले टीचर्स को वो फॉर्म, जो रिक्रूटमेंट के फॉर्म के स्क्रूटनी के लिए बुला के रखे हैं, और उन टीचर का काम कोई अरेंजमेंट कर रहा है। क्लास 12th में पढ़ाने वाला, फरवरी में एग्जाम शुरू हो रहा है उनका। अब ये मैडम को नहीं पता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैडम, अगर मैडम को पता होता तो मैडम कभी इसको अप्रूवल नहीं देते। ये मैडम को ब्लाइंडली, मैडम को बिना जानकारी के फाइल पुटअप करके अप्रूवल ले लिया, या फिर उस पर्टिकुलर टीचर या टीचर्स जो 12th में पढ़ाते हैं वो स्क्रूटनी में है। अगर मेरी आवाज वहाँ हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे तो इसकी पता लगाएं कि कौन टीचर है जो 12th में पढ़ाता है और स्क्रूटनी में एक एक महीना से लगा हुआ है। बच्चों का लाइफ वहां पे जो है एक तरह से स्पॉइल हो रहा है, उनको जो काम, उनको जो सीखना चाहिए वो नहीं सिखा रहा है, उनको जो रिविजन है वो नहीं हो रहा है वहां पे। मैडम का इनिशिएट बहुत अच्छा है, लेकिन मैडम को अंधेरे में रख के इन लोगों ने गलत तरीके से इन टीचर्स को यहाँ बैठा कर रखा है। और जो लोग वहां बैठे हैं, अरे उनको काम ही कराना है तो कोई दूसरे ऐसे टीचर्स को ले आओ जो कि 12th में ना पढ़ाता, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे हम मानते हैं अंडमान निकोबार का एक कल्चर रहा है कि साइंस के डिपार्टमेंट के टीचर्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे टीचर्स जो है, उनको अगर हम स्कूल से हटाते हैं, इसका मतलब स्कूल में बच्चों का कहीं ना कहीं सफर हो रहा है। अब आप देखिएगा, आपको आप शिक्षा सदन में चले जाइए, केमिस्ट्री के दो दो टीचर मिलेंगे वहां पे, एक सही में बैठे होंगे, एक डीओ साइंस में बैठे होंगे। और उसी तरह टीचर्स को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ड्यूटी लगा कर रखे हैं, किसी को अनऑफिशियली ऑफिस में बैठा कर रखे हैं। तो इससे बच्चों का लाइफ नहीं स्पॉइल हो रहा है। देखिए, कुछ मैं काफी चीज आपको, जब आपने इनिशिएट लिया है अपने चैनल के माध्यम से, मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये 2010 में जो प्रोसेस शुरू हुआ था, 2011 में अपॉइंटमेंट हुआ था, उस समय से, तब से लेकर आज तक इसके लिए जो है, या तो अंटा लड़ रहा है या कोई पर्टिकुलर लोग जो डिपार्टमेंट में है वो लड़ रहा है। मैं इसके लिए 2016 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट हिलने का नाम नहीं ले रहा है। वो पता नहीं किस सोच में है, क्या सोच करके ये कर रहा है। अब वो 2 जन के चक्कर में इतने लोगों का हक मार दिया, अब वो 15 जन को बचाने के चक्कर में 450 लोगों का हक मारा जरूर जा रहा है। जरूर जरूर। अल्टीमेटली ये जो हक मारा जा रहा है, इससे हजारों बच्चों का हक मारा जा रहा है। तो ये 2 से 15 पहुंच गए, ये यानी कि पहले 2 को बचाने के चक्कर में थे, अब 15 को बचाने के चक्कर में हजारों बच्चों का लाइफ स्पॉइल कर रहा है। 14 साल से आज तक कोई
वाइस प्रिंसिपल का पोस्टिंग नहीं हुआ, प्रिंसिपल का पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ, सिर्फ डिपार्टमेंट इसका जवाब दे। क्या वजह था? क्या वो अपनी गलती को सुधार देते तो शायद 10 साल पहले ही पोस्टिंग हो गया होता, या फिर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो अपनी गलती को, जबकि हाईकोर्ट ने बार बार कहा है अगर एक ही गलती को 10 बार करे तो वो गलती सही नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट में लिखा हुआ शब्द सेंटेंस है। क्या डिपार्टमेंट ये नहीं समझ पाता? सिर्फ ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हायर अथॉरिटी उस वर्डिक्ट में लिख या उसमें किसी का रिप्रेजेंटेशन में लिख देगा प्लीज पुट अप, तो इन लोग सिर्फ उस कैंडिडेट के फेवर में जो कोर्ट ने 2 लाइन लिखा उसको लिखते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट की गलती क्या लिखी है वो नहीं लिखते हैं। ये एक बार इनको हिम्मत, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ये हिम्मत क्यों नहीं आ रहा है कि कोर्ट के वर्डिक्ट में ये लिखा हुआ है हमारी गलती है, हमारी प्रोसीजर लैप्स है, हमें इसको सुधारना चाहिए, हम इनको नौकरी से नहीं निकालेंगे लेकिन इनका मॉनेटरी बेनिफिट हम नहीं देंगे, बल्कि आगे जितने भी 2 साल के डिग्री होल्डर्स है जिसका वैलिड जो इनवैलिड डिग्री है एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट, हम इनको आगे प्रमोशन में नहीं भेजेंगे ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जो वैलिड डिग्री होल्डर्स का लिस्ट को हम देंगे ताकि वो प्रमोट हो जाए। वो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर वो प्रपोजल अगर डायरेक्टरेट भेजेगा विद इन 2-3 मंथ्स हमारे सारे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल्स होंगे, ये मेरा गारंटी है। मैं मुझे पूरा विश्वास है इस पर, क्योंकि यूपीएससी, मैं खुद यूपीएससी को 2-3 बार लिखा हूँ कि इस तरह डिपार्टमेंट गलत काम कर रहा है, और आगे भी लिखूंगा। यूपीएससी चेयरमैन को मैं बार बार इसे अवगत कराता रहूंगा कि डिपार्टमेंट क्या गलत काम कर रहा है। अंत में आप अपने टीचर्स को, जो जूनियर टीचर्स हैं और जो डिपार्टमेंट है सर, उनको जी उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे आप? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी करे डिपार्टमेंट रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से करें। 14 साल से इन्होंने रूल, जो अपॉइंटमेंट में जो जो भी हुआ है डिपार्टमेंट के लैप्सेस की वजह से ही जो भी प्रॉब्लम हुआ, पीएसटी का अपॉइंटमेंट हुआ, केस हो गया, किसकी वजह से? ना तो किसी पीएसटी ने वहां जाकर के अपना नाम एंट्री कराया या निकाला, कुछ नहीं, ये तो डिपार्टमेंट की प्रोसीजर मिस्टेक से हुआ है। तो ना तो पीएसटी का हो रहा था ना जीटीटी का हो रहा था। अब मुद्दा है यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का। ये इनवैलिड डिग्री की वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। जब तक हेड, पहले जैसा मैंने आपको बताया, तो हेड के नहीं होने की वजह से स्कूल का क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गया है, और डिपार्टमेंट उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। वो उस गलत तरीके को ही अपना जो है जिद मान करके वो कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट उनका क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है। यही मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि रूल के हिसाब से करें। जो लोग जो एलिजिबल डिग्री रखते हैं उनको प्रमोशन दे ताकि वो आगे जाए। अगर वो गलत डिग्री वालों को देंगे आगे फिर केस होगा, फिर वो 5 साल तक लटक जाएगा। और आपकी चैनल के माध्यम से मुझे आपकी चैनल जो है काफी हद तक सच्चाई को फेवर करने वाला एक चैनल दिख रहा है मुझे, इसलिए धन्यवाद। मैं आपके इस इंटरव्यू में मैंने इंटरेस्ट लिया, और आपने सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो भी कहा है इसमें बिल्कुल सच कहा है, और डिपार्टमेंट भी ये बात जानता है, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, अगर मैं गलत हूं, मैंने जो भी कहा गलत है, तो डिपार्टमेंट खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये बता दें कि यूजीसी का एक्ट गलत है। 2 ईयर डिग्री जो इनवैलिड डिग्री है वो उनको सही मानते हैं वो, यानी कि हाई कोर्ट को भी वो गलत बता दे। सिर्फ हाईकोर्ट ने उन 2 लोगों को अपनी आजीविका के लिए डिपार्टमेंट से ना निकालने को कहा। ऐसा नहीं बोला कि उनको रखो मत निकालो, ये बोला है कि इनको निकालने नहीं बोलेगा, ये शब्द यूज किया है। ये नहीं बोला कि इनको मत निकालो। जी जी। और ये डिपार्टमेंट को ये भी बोला है कि देखो, आप अगर गलती करते हैं, 10 बार गलती करते हैं तो 11वां बार वो सही नहीं हो जाता है। आप गलती के ऊपर गलती किए जा रहे हैं, लेकिन वो ये मत सोचिएगा कि वो सही है। और ये वो भी बताएं कि कोवारंट हो, अगर कोई गलत आदमी गलती से अगर कोई डिपार्टमेंट में बैठा है, सेंट्रल ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के किसी भी पद पे हो, वो सही नहीं होगा, वो कभी भी निकाल सकता है उसको। आप के मैं चैनल के माध्यम से मैं हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट हमारा जो है डायरेक्टरेट लेवल में बहुत गलतियां कर रहा है, वो वास्तविकता को आगे पेश नहीं कर रहा है। और ये बात आपके माध्यम से सीधे जो है हमारे सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी मैडम, चीफ सेक्रेटरी एलजी, और यूपीएससी चेयरमैन, और हमारी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा है तो काफी अच्छा होगा, ताकि
हमारा जो इतने हजारों बच्चे जो सफर हैं उनके लिए कुछ भला हो सके। सर आप अभी चेन्नई में हो और हमसे इस बिजी शेड्यूल में भी हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉय सर के बातों से इत्तेफाक रखेंगे और बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ तो सुधार लाएंगे। जॉय सर हमारे साथ बने रहने, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कोशिश है वो कामयाब होगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।